आपको सीधे गुवाहाटी लिए चलते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोर्ट से जनादेश मिल गया तो राम मंदिर के निर्माण में भी हमारी सरकार ने पूरी अनुकूल जमीन तैयार करने में अपनी भूमिका करी। कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती है। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट की। एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। वो रिजर्वेशन के कारण ओबीसी का रिजर्वेशन कटा। उसके बाद में कर्नाटक में रातों रात कोई सर्वे के करे बगैर, पिछड़ापन तय करे बगैर सारे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया। इससे भी पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन कटा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है और जब भी इन राज्यों में हमारे पास अधिकार आएगा, हम ये धर्म के आधार पर लादे गए आरक्षण को समाप्त कर कर एसटी, एससी और ओबीसी को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। मित्रों, उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक की। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। ये जो कृत्य है वो उनकी हताशा और निराशा का द्योतक है। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, राजनीति का स्तर नीचे 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 ले जाने का काम कर रहे हैं और ये इसका चरम। लोकसभा में चर्चा न हो देना, राज्यसभा में बहिष्कार करा देना, शोर शराबे करना और निराधार झूठ बोलकर प्रजा में भ्रांति फैलाने का काम लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं मानता हूं कि अब फेक वीडियो सर्कुलेट कर फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का ये प्रयास ये बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। भाई और बहनों, मेरी आप सबसे करबद्ध निवेदन है, सत्य को जनता तक पहुंचाइए। जनता को गुमराह जो करना चाहते हैं उनको अपने सिद्धांतों के आधार पर, अपने कार्यक्रमों के आधार पर और अपने घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। फेक वीडियो सर्कुलेट कर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच में झूठे तरीके से रखकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। 1 मिनट के लिए ये वीडियो, दोनों ओरिजिनल वीडियो और फेक वीडियो मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। उसके बाद में आपसे सवाल जवाब लेंगे। धन्यवाद। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आवाज भाई। तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भाई फिर से करना पड़ेगा, आवाज नहीं है। तेलंगाना के यहाँ मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी
सरकार बनेगी तो एक गैर बंद करो भाई, आवाज ठीक करो। पहले सवाल जवाब कर लेते हैं, बाद में वीडियो दिखाते हैं। वैसे आप सबने देखा हुआ ही है। आपने चुनी कहा कि जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है तो राजनीति का स्तर नीचे गिरता गया है। उनकी जो सीट थी राहुल गांधी की अमेठी, जहां से वो चुनाव लड़ते थे, और उनकी मां जहां से रायबरेली से चुनाव लड़ती थी, दोनों जगह से अभी तक उन्होंने कैंडिडेट भी नहीं दिए। और अब ये कहा जा रहा है, सूचना आ रही है कि दोनों लोग अब चुनाव भी नहीं लड़ेंगे दोनों सीट में, ना राहुल लड़ेंगे ना प्रियंका। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं है मीडिया आज सुबह से दिखा रहा है वो सच है या नहीं है, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है। मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाए। मैं यहाँ के अभी रहने दो, मैं समझाता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी बंद करो भाई। तो एक गैर जी अमित जी, कांग्रेस ने कहा है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रिस्टोर करेगी अपने मैनिफेस्टो में। देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरुआत से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर कर अपना बचा खुचा जनाधार संभालना चाहती है, बचाना चाहती है, समेटना चाहती है। पर्सनल लॉ हमारी संविधान सभा ने देश के विधानमंडलों और देश की संसद को आदेश किया था कि जब भी अनुकूलता खड़ी हो, इस देश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। संविधान सभा में ज्यादातर सदस्य कांग्रेस के ही थे, वहीं यह निर्णय हुआ था, क्योंकि किसी भी पंथ निरपेक्ष देश के लिए धर्म के आधार पर कानून ठीक नहीं है। फिर भी आज ये जानते हुए भी संविधान के स्पिरिट से बिल्कुल उल्टा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को लाने की बात करी है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हम ये प्रयास करेंगे कि पूरे देश भर में यूसीसी लागू किया जाए और हर धर्म के नागरिकों के लिए इस देश में एक ही कानून हो। नारा लगा रहे हैं, उसमें लक्ष्य रखे हैं, उसमें कर्नाटक की बात भी आपने कही है। कर्नाटक में आपके सहयोगी जेडीएस के एक नेता रेवन्ना के कई आपत्तिजनक वीडियो का दावा कांग्रेस कर रही है और उसको लेकर आप लोग पर भी आरोप लगा रही है कि उनका बचाव कर रहे हैं। देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में है और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी
उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। आज शायद उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है और कदम उठाए भी जाएंगे। इस प्रकार की घटनाओं को सार्वजनिक जीवन में, समाज में या निजी तौर पर कहीं पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अपर है और उसमें कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में किसी स्तर पर नहीं है। हम महिला शक्ति के अपमान का, मातृशक्ति के अपमान का घोर निंदा करते हैं। गृह मंत्री जी, एक कांग्रेस में खास जो सिविल कांग्रेस मैनिफेस्टो में एक बात उठाई गई है कि जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें भी मुस्लिमों को के लिए स्थान दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जीतने के डेस्परेशन के अंदर सामान्य विवेक भी खो चुकी है। जो कॉन्ट्रैक्ट वो तो कौन फर्स्ट लोएस्ट है, सेकंड लोएस्ट है, इसके आधार पर तय करना चाहिए। किसका काम करने का अनुभव है, नहीं है, इसके आधार पर तय करना चाहिए। पास्ट में कैसा काम किया है, इसके आधार पर तय करना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट्स में भी अगर एक धर्म को दाखिल करना चाहते हैं तो मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में भी आपकी कोई रिजर्वेशन की, माइनॉरिटी की योजना हो तो उसके घोषित कर दीजिए। इतना ही बचा है। अब अमित जी, मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि 100 दिनों के अंदर वो एक बड़े फैसले लेने वाले हैं। उनकी सरकार कई बड़े फैसले। विकास जी, 100 दिन होंगे, मालूम पड़ जाएगा। हम ही जीत कर आने वाले। थोड़ी क्यूरियोसिटी को शांत करें। चलिए, मेरा सवाल ये है, क्या कुछ नहीं निकलेगा भैया, क्यूरियोसिटी शांत करें। समान नागरिक संहिता को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि शायद 100 दिन के भीतर लागू हो जाएगी। वो आपकी एक कल्पना है। हमने हमारे घोषणा पत्र में 5 साल के घोषणा पत्र में रखा है, उचित समय पर हो जाए। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि एक्सरे की बात चल रहा है देश में, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें क्या विचार है आपकी? देखिए, राहुल जी कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गनीमत है कि उनको करने का मौका जनता नहीं देती है और इस बार भी नहीं मिलने वाला है। धन्यवाद। अब शायद वीडियो ठीक से प्ले हो पाए। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तो दोनों वीडियो आपके सामने है। मेरा करबद्ध निवेदन है कि रिजर्वेशन के बारे में और इस फेक वीडियो के बारे में कांग्रेस जो भ्रांति फैला रही है, वो भ्रांति को निरस्त करने में मीडिया भी अपना सहयोग दे। और आप सभी का इतनी सुबह यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, बोलिए। टाइम है सर। असम में चुनाव अभी 2 चरण का खत्म हुआ है, तीसरे चरण चलेगा। भारी संख्यक माइनॉरिटीज लोगों का ये मतलब सहाय मिल रहा है और नेतृत्व में दिखा जा रहा है। हिमंत बिस्वा शर्मा जी भी बहुत ही खास तौर से जगह जगह में माइनॉरिटी एरिया में कैंपेन कर रहे हैं और मुस्लिम का भारी तरफ से सपोर्ट मिले। इसका कारण क्या है? देखिए, हम कभी वोटर को माइनॉरिटी मेजोरिटी की दृष्टि से नहीं देखते। हर व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसको इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। परंतु मैं इतना जरूर कह देता हूं, आसाम में हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे, ये तय है।
हमारी पार्टी इसके लिए विश्वास व्यक्त करती है। कम से कम 12 से आगे भी जा सकती है। सर, असम की कई कंस्टिट्यूएंसी में आपने भी प्रसार में भाग लिया, कैसा देख रहे हैं आपके हिसाब से? बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ। जो शांति मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रस्तापित हुई है, जो विकास का वातावरण मिल रहा है, सेमीकंडक्टर के इन्वेस्टमेंट को यहाँ आने से यहाँ के यूथ में काफी उत्साह है। हेमंत विश्व शर्मा जी ने पूरे आसाम में मोदी जी की सारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया है। ढेर सारे भूमि कब्जा के केसों को रिजॉल्व किया है और आज आसाम की जनता इसके कारण पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आसाम में हम गत समय की हमारी सीटों में भी बढ़ोतरी करेंगे। हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे, 12 से आगे भी जा सकते हैं। अमित भाई, आप लगातार प्रचार में जा रहे हैं और आपकी पार्टी लगातार कह रही कि कांग्रेस है, अपीसमेंट करे। आपने उसके मैनिफेस्टो को भी जिक्र किया, पर विपक्ष के कई नेताओं का यह कहना है कि आप भी तो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हमने राम पे नाम पर कभी वोट नहीं मांगा। हमने हमारे समय में राम मंदिर बना वो बता रहे हैं और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया माइनॉरिटी वोट के डर से, वो बता रहे हैं। वोट देने का काम जनता को करना है। हमारे घोषणा पत्र में राम मंदिर बनना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी कानूनी तरीके से राम मंदिर बनाएगी। वो 89 से हम 85 से कह, आज से नहीं कह रहे। और राम की ही कृपा है कि अब घोषणा पत्र में रखने की जरूरत नहीं है, मंदिर बन चुका है। अमित जी, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि आप उनके बढ़ने की दुआ कर रहे हैं और केजरीवाल की पत्नी कह रही हैं कि जेल में बीजेपी उनके पति को मारने की कोशिश कर रही है। चलिए, ऐसी चीजें आपके अलावा शायद देश में कोई नहीं मानता है। जेल उनके पास है। जेल दिल्ली सरकार आपकी है, आप पार्टी के पास है। जेल का प्रशासन हमारे पास नहीं है। अब उनकी ही सरकार उनको मारने की कोशिश कर रही है तो उनको ही चिंता करनी चाहिए। फिर भी मुझे लिख कर कुछ भेजेगी तो हम कदम जरूर उठाएंगे। धन्यवाद। अमित जी, आखिरी सवाल असम से ही है कि आप लोग कह रहे हैं कि इस बार वोटों में इजाफा हुआ है, वोट सीट का व्यवधान बढ़ेगा इस बार असम में, तो ये लोगों का कांग्रेस के प्रति मतलब खफा कांग्रेस के प्रति है, इसीलिए आपके तरफ रुझाव है या आपके कामों के वजह से? हमें नेगेटिव वोट नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार और हेमंत विश्व शर्मा सरकार के अच्छे कामों के कारण एक मजबूत पॉजिटिव वोट बैंक आसाम में जनरेट हुई है। हमारा पॉजिटिव वोट मिल रहा है, सकारात्मक वोट मिल रहा है। चलो भैया, हो गया। चलो, धन्यवाद। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे फेक वीडियो को लेकर। जिस तरीके से फेक वीडियो उनका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, फेक वीडियो को लेकर अमित शाह ने अपनी बात रखी है। कहा है कि कांग्रेस मेरा फेक वीडियो बनाकर फैला रही है, कांग्रेस भ्रम फैला रही है, जनता को गुमराह कर रही है, आरक्षण विरोधी नहीं है बीजेपी पार्टी, कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी है। ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। आगे बढ़ेंगे। अब नारायणपुर जिले के अबूझमार से इस वक्त की बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। नक्सलियों को कई जगहों पर जवानों ने घेर लिया है। डीआरजी एसटीएफ की पार्टियां अबूझमार के जंगल में मौजूद हैं। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी मिल रही है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। नारायणपुर जिले के अबूझमार से इस वक्त की बड़ी खबर। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी। नक्सलियों को कई जगहों पर सुरक्षा बलों ने, जवानों ने घेर लिया। डीआरजी एसटीएफ की पार्टियां अबूझमार के जंगल में मौजूद हैं। फायरिंग दोनों तरफ से लगातार जारी है और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए, अधिक अपडेट के लिए हम रुक करेंगे 2 अलग अलग जगह से। हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। बस्तर से हैं संजय ठाकुर, रायपुर से हैं रोहित मिश्रा। सबसे पहले संजय, आपके पास आ रहा हूं, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस मुठभेड़ पर? संजय। सुमित, देखिए, जो अभी जानकारी निकल के सामने आई है कि इस मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हुए हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। मेरे भी बस्तर आईजी से बात हो रही थी। बस्तर आईजी का ये साफ कहना है कि फिलहाल मुठभेड़ जारी है और जब तक जवान जंगलों के अंदर हैं, जब तक ये ऑपरेशन जारी है, तब तक वो कुछ भी कहने में सक्षम नहीं है। और देखिए, जो समय होता है ना, ये समय बहुत क्रूशियल होता है।
ये समय बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जवान जब जंगलों के अंदर जाते हैं, अबूझमाड़ का जंगल है, ये इलाका जो है ये नक्सलियों का बहुत ही मजबूत गढ़ है। ऐसे में जवान जब जंगलों के अंदर जाते हैं तो वहाँ दोनों ओर से नुकसान होने की संभावना बने रहती है। और हमने पिछले लंबे इतिहास में देखा है, 4 दशकों में देखा है कि जवान जब भी इन इलाकों में जाते हैं तो उन्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन पिछले 4 महीनों से तस्वीर बदल गई है। पिछले 4 महीनों से हमने देखा है कि जवान जब भी जंगलों के अंदर जा रहे हैं, नक्सलियों के गढ़ में जा रहे हैं, तो वहाँ उन्हें बड़ी सफलता हाथ लग रही है। देखिए, अबूझमाड़ कांकेर का वही सीमावर्ती इलाका है जो महाराष्ट्र बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, जहाँ 16 अप्रैल को मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए थे। ऐसे में इस बार फिर से जवान उस इलाके में पहुंचे हैं और आपको बीएसएफ के डीआईजी आलोक सिंह का वो बयान भी याद दिला दूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि 29 नक्सलियों के साथ जो अन्य नक्सली ठीक है, थे, संजय मैं जो लौटूंगा, घायल हुए संजय मैं थे, लौटूंगा। हम उनका भी पीछा भौगोलिक कर रहे स्थिति हैं को समझने की कोशिश मैं करूंगा जब आपके पास संजय मैं लौटूंगा उस इलाके की। रोहित, मैं आपके पास आ रहा हूं। रोहित, मैं आपके पास आ रहा हूं। रोहित, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जब से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है तब से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो ऑपरेशन है, एंटी नक्सल ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज हो गए हैं। रोहित, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? बताइए जरा। बिल्कुल 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 सुमित, एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार तेज कर दिए गए हैं और जब से भाजपा की सरकार बनी है उसके बाद हमने देखा है कि लगातार भाजपा सरकार पे जवानों को जो है वो सुरक्षित निकल कर आते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे अरुण साहू जी उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज एक बड़ा फिर से नक्सली हमला हुआ है और लगातार जो है जवानों को सफलता मिल रही है। निश्चित रूप से हमारी सरकार का शुरू से ये संकल्प था कि हम छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद बनाएंगे। उस दिशा में हमारी सरकार गंभीर है। केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है बस्तर के विकास के लिए। वहाँ शांति आवश्यक है और इसलिए हमारी सरकार इस दिशा में बहुत गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। आगे और भी बहुत कुछ ऑपरेशंस जो होने हैं और लगातार चुनाव को देखते हुए भी आप लोग चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है आगे जो नक्सल है उसको समेट लिया जाएगा, सीमित कर दिया? निश्चित रूप से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त करेंगे और बस्तर में शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कांग्रेस लगातार ये दावा करती थी कि जो नक्सल है उसको हमने पीछे ढकेला है, उस पर क्या कहते हैं? कांग्रेस तो झूठ बोलने का काम करती है, पालने पोसने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। और 2018 में जो बहुत छोटे से हिस्से में सिमट गए थे वो फिर शहरों तक आए और कांग्रेस ने तो पालन पोषण ही किया है। तो देखिए, कांग्रेस ने पालन पोषण किया है, ये कहना डिप्टी सीएम अरुण साव का है और उस पर और अपडेट्स बात करेंगे। और अपडेट ये है फिलहाल तो कि लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। और 2 दिन पहले आपको याद भी होगा सुमित, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी ट्वीट कर ये कहा था कि वो नक्सलियों से बातचीत करने के लिए तैयार है। अगर वो मुख्य धारा में वापस लौटना चाहते हैं तो वो आकर बातचीत करें और बातचीत का रास्ता भी खोल दिया गया। इसके अलावा पुराने बयानों को भी देखा जाए, गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी लगातार अपील कर रहे हैं कि नक्सली सामने आकर बातचीत करें और मुख्य धारा पर वापस लौटे। और इसका अपडेट है, नतीजा ये है कि कल भी हमने देखा कि बड़ी संख्या में नक्सलियों ने जो है वो सरेंडर किया था। ठीक है रोहित, लौट रहा हूं। रोहित, मैं आपके पास लौटूंगा। संजय, एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं मैं। खबर है कि जवानों ने नक्सलियों को चारों तरफ से घेरा है। जरा भौगोलिक स्थिति बताएं वहां की कि किस तरीके से घेराबंदी की होगी जवानों ने नक्सलियों की। संजय। देखिए सुमित, ये जो इलाका है ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के इलाका है। टेकामेटा की जंगल है जहां जानकारी मिली थी जवानों को कि यहाँ नक्सलियों की मौजूदगी है, जिसके बाद जवानों ने रात में ही सर्च ऑपरेशन चलाया था। रात को ही जवान जो है वो अपने कैंपों से बाहर निकले थे और जंगलों में पहुंचे थे, जिसके बाद आज सुबह जो है उनकी मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई है। फिलहाल मुठभेड़ जारी है, बड़ी मुठभेड़ हो सकती है। हो सकता है कि एक बार जब फिर जवान वापस निकले तो नज़र आए कि एक बहुत बड़ी मुठभेड़ हुई है। लेकिन अब तक जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि पुलिस के अधिकारी बहुत बच के ऐसे समय में जवाब देते हैं, हम भी नहीं चाहते कि हम उन्हें किस तरह से परेशान करें, तो अभी जो जानकारी मिल रही है कि 4 नक्सली इस मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ सूत्रों के आधार पर जानकारी मिली है। पुलिस के अधिकारी फिलहाल अभी भी इस पे कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। ये वही इलाका है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, कांकेर और नारायणपुर जिले से जुड़ा हुआ अबूझमाड़ का वही इलाका है जहां पर 16 अप्रैल को बहुत बड़ी मुठभेड़ हुई थी। इसमें 29 नक्सली मारे गए थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि परतापुर एरिया कमेटी जो है वहां की जो नक्सली उस मुठभेड़ में बच गए थे, उनकी तलाश में जवान निकले थे और ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें आज फिर एक बड़ी सफलता हो सकता है जवानों को मिले। मेरे पास फिलहाल अभी जो बस्तर आईजी का मैसेज आया उसमें ये साफ लिखा है कि सारे जवान सुरक्षित हैं
और यही सबसे सुकून की बात है कि एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन आईजी बस्तर आईजी के मुताबिक फिलहाल सारे जवान सुरक्षित हैं और हम भी ये दुआ करते हैं कि सारे जवान सुरक्षित रहें, क्योंकि बिल्कुल एक सफलता हम संजय एक बार फिर से कह सकते हैं। जिस तरीके से बस्तर आईजी से आपने बात की है, सारे जवान सुरक्षित हैं, 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। संजय नजरें बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद। भोपाल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए एयरपोर्ट प्रबंधन को यह धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट के मुख्य सुरक्षा अधिकारी विशाल शर्मा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। अब मामले में गांधीनगर और साइबर पुलिस जांच करेगी। वहीं धमकी के बाद पूरे एयरपोर्ट और प्लेन को चेक किया गया, लेकिन कोई बम नहीं मिला। अफवाह भी हो सकती है। भोपाल एयरपोर्ट को धमकी मिली है बम से उड़ाने की। बड़ी खबर, ईमेल के जरिए एयरपोर्ट प्रबंधन को यह धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट के मुख्य सुरक्षा अधिकारी विशाल शर्मा ने पुलिस को यह सूचना दी। पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। अब मामले में गांधीनगर और साइबर पुलिस जांच करेगी। वहीं धमकी के बाद पूरे एयरपोर्ट और प्लेन को चेक किया गया है। पूरे एयरपोर्ट को चेक किया गया, चप्पे चप्पे पर चेकिंग हुई। जो फ्लाइट्स हैं उनकी भी चेकिंग हुई। प्लेन जो वहां पर मौजूद थे उस समय एयरपोर्ट पर, उन्हें भी चेक किया गया। सघन चेकिंग अभियान चलाया गया पूरे एयरपोर्ट में, लेकिन कोई बम नहीं मिला है। गांधीनगर साइबर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अधिक अपडेट के लिए सीधे भोपाल एयरपोर्ट आपको लिए चलेंगे। सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ सूरज तिवारी। सूरज, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ माहौल है एयरपोर्ट पर, भोपाल एयरपोर्ट पर, जरा तस्वीरों के माध्यम से बताएं हमें। जी देखिए सुमित, जिस तरह से भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के साथ कई ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिसको ईमेल के माध्यम से उड़ाने की धमकी मिली थी, बम से उड़ाने की धमकी, उसके बाद से यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने भोपाल के गांधीनगर पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई है। और गांधीनगर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है। जिस कंप्यूटर से ईमेल भेजा गया उसका IP एड्रेस ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, ताकि पता चल पाए कि कौन व्यक्ति और कहाँ से ये ईमेल भेजा है। प्राथमिक दृष्टि से पुलिस का यह भी कहना है कि ईमेल जो भेजा गया वो फेक आईडी जैसा ऐसा लग रहा है। लेकिन भोपाल एयरपोर्ट की अगर बात करें तो जिस राजा भोज एयरपोर्ट में मैं मौजूद हूं, हर दिन की तरह अभी स्थिति सामान्य है, कोई ज़्यादा फोर्स नहीं बढ़ाई गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें सामान्य रूप से चल रही हैं। लेकिन जो ईमेल मिला था वो कल मिला था, और कल के बाद यहाँ कल जो खबर आई थी कि पूरे तरीके से जाँच की गई थी, जो यहाँ पर लोग भी मौजूद थे उनके भी बैग की जाँच की गई थी, और लगभग 1 से 1.5 घंटे तलाशी अभियान यहाँ पर चलाया गया था, जिसके कारण सबका तलाशी अभियान चलाकर ये देखा जा रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसी गतिविधियां हो या कुछ ऐसी चीजें किसी के बैग में मौजूद हो जो सूरज, मतलब हम तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि कंट्रोल में है हालात और पैनिक होने जैसे कोई हालात वहां पर नहीं है, पैनिक होने की कोई कंडीशन वहां पर नजर नहीं आती। अब जी निश्चित तौर पर हालात कंट्रोल में है और कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। पुलिस लगातार जांच कर रही है सुमित, जैसा कि मैंने बताया। पुलिस की कोशिश है कि उस IP एड्रेस को ट्रेस किया जाए कंप्यूटर के, जिसके माध्यम से ईमेल भेजा गया था और जिसके माध्यम से ऐसी धमकी दी गई थी। राजा भोज एयरपोर्ट के साथ कई ऐसे और एयरपोर्ट शामिल हैं जिसे उड़ाने की धमकी दी गई थी। ऐसा पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी आज से 2 साल पहले भी एक बार यही बात है, ये कोई पहली दफा नहीं है। इससे पहले एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, वहां पर बम से उड़ाने की की दी जाती है। शरारती तत्व भी होते हैं जो अफवाह फैलाते हैं, डर का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। शायद ऐसा ही हुआ होगा इस बार भी। जी निश्चित तौर पर कुछ ऐसे लोग होते हैं और जब वो पकड़े जाते हैं तो पता चलता है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थे। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो ऐसा माहौल बनाते हैं कि ताकि अफरा तफरी का माहौल बचे। और जैसा कि आपने बताया कि एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, अक्सर ऐसी खबर आती है कि वहाँ से किसी ट्रेन में, किसी फ्लाइट में बम रखने की सूचना मिलती है, उसके बाद तमाम फोर्स एक्टिव होती है और अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। और ऐसा ही कल यहाँ हुआ। यहाँ पूरा चेकिंग अभियान, सर्चिंग अभियान चलाया गया। जो यात्री थे बिल्कुल चेकिंग अभियान चलाया गया है, सघन चेकिंग हुई है, कोई पैनिक होने की कंडीशन राजा भोज एयरपोर्ट पर नहीं है भोपाल के। बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं अब
धार की ऐतिहासिक भोजशाला में आज 40वें दिन भी सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे की समय सीमा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 8 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। एएसआई को 8 हफ्ते का अतिरिक्त समय दे दिया। जी हां, जिसके बाद यहां पर सर्वे चल रहा है। फिर से हाईकोर्ट ने एएसआई को 4 जुलाई से पहले सर्वे रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए। अब एएसआई की टीम 50 मीटर के दायरे में काम कर सकती है। आज मंगलवार को पूजा भी होगी और इसी के साथ ही सर्वे की प्रक्रिया भी चलती रहेगी। अब बात चुनाव की हो जाए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। इनमें एक खास सीट है भिंड, जहां 25 अप्रैल को पीएम मोदी आए थे, हुंकार भरी थी, और वहीं आज राहुल गांधी भी इस सीट पर जीत की आस लिए चुनावी सभा करने जा रहे हैं। रिपोर्ट देखें। लोकसभा चुनाव के पिछले 2 चरणों की तुलना में इस बार कांग्रेस अधिक जोर लगाती दिखाई दे रही है। वहीं मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर बीजेपी भी सतर्क हो गई है। आज राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में भिंड में रैली करेंगे। ये मौजूदा चुनाव में राहुल गांधी का मध्य प्रदेश का दूसरा दौरा है। इससे पहले राहुल गांधी पहले चरण की सीट पर प्रचार के लिए 8 अप्रैल को मंडला और शहडोल में रैली करने आए। लेकिन भिंड में राहुल गांधी के आने के कई मायने, क्योंकि मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में आने वाली ये लोकसभा सीट कई मायनों में बेहद खास है। इस लोकसभा सीट पर मध्य प्रदेश के 2 जिले भिंड और दतिया शामिल हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सबसे खास सीटों में से भिंड लोकसभा सीट भी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर 1989 से लेकर 2019 तक सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार ही जीतते आ रहे हैं। भिंड लोकसभा में 8 विधानसभा आती, जिन पे 4 पर कांग्रेस का कब्जा है तो 4 पर बीजेपी का। भिंड दतिया लोकसभा सीट पर विधानसभा के अनुसार टक्कर का मुकाबला है, इसलिए कांग्रेस इस लोकसभा में अपना पूरा जोर लगा रही है और किसी भी हाल में भिंड में जीतना चाहते हैं। इसीलिए राहुल गांधी भिंड में विशाल जनसभा करने जा रहे हैं। भिंड का जातिगत समीकरण, यहाँ पर करीब 3 लाख क्षत्रिय मतदाता, वहीं 3 लाख ब्राह्मण वोटर हैं, करीब 3.5 लाख दलित वोटर। लेकिन यहाँ पर जातिगत समीकरण ज्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि इनका मिला जुला असर दिखाई देता है। तीसरे चरण में जिन 9 सीटों पर मतदान होना है, उनमें भोपाल, बैतूल, सागर, विदिशा, राजगढ़, भिंड, मुरैना, गुना और ग्वालियर शामिल है। और कांग्रेस के लिए भिंड लोकसभा सीट काफी मायनों में है और इसीलिए राहुल गांधी भिंड में प्रचार करने आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का यह दौरा कितना कारगर साबित होगा, ये तो चुनाव परिणाम के बाद स्पष्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ग्वालियर चंबल अंचल में मतलब भिंड में आज राहुल गांधी अपनी ताकत झोंकेंगे, फूल सिंह बरैया के पक्ष में प्रचार करेंगे। भिंड का राजनीतिक इतिहास, जातिगत समीकरण भी समझिए। राजनीतिक इतिहास ये कहता है 16 बार चुनाव हुए हैं, 9 बार बीजेपी जीती है, 5 बार कांग्रेस, मतलब बीजेपी काफी आगे है कांग्रेस से चुनाव जीतने के मामले में। ये इतिहास है भिंड लोकसभा सीट का। मुख्य मुद्दे क्या है वो भी जानिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी, कृषि, कानून व्यवस्था, ये मुख्य मुद्दे हैं भिंड क्षेत्र के। जातिगत समीकरण बहुत अहम होता है ग्वालियर चंबल अंचल में। क्षत्रिय ब्राह्मण समाज करीब 3 लाख, दलित वोटर्स हैं करीब 3.5 लाख। जातिगत समीकरण बेहद अहम ग्वालियर चंबल अंचल में। आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय करीब 4.5 लाख वोटर्स हैं यहाँ पर। धाकड़, किरार, गुर्जर, रावत समाज करीब 3 लाख। विधानसभा सीटों की बात करें तो कुल 8 हैं, 4 बीजेपी, 4 कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं, अब छत्तीसगढ़ की बात भी कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस के तमाम स्टार प्रचारकों के लिए हॉट स्पॉट बना हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वो यहां की जांजगीर चांपा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार शिव कुमार डहरिया के लिए वोट मांगेंगे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे। जांजगीर चांपा का राजनीतिक समीकरण इतिहास भी आपको बता देते हैं कि क्या कह रहा है समीकरण ये कहता है लोकसभा पर 20 साल से बीजेपी का कब्जा एक तरफा। 2019 में बीजेपी के गुहाराम अजगले यहां से जीते। 20 साल से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन सभी विधानसभाओं पर कांग्रेस का कब्जा। सभी विधानसभाओं पर कांग्रेस का कब्जा। मुख्य मुद्दे
रोजगार के लिए युवाओं का पलायन करना है। जानिए चांपा। पेयजल आपूर्ति भी एक मुख्य मुद्दा है। पेयजल की समस्या यहां पर है ग्रामीण अंचलों में। गांव में सड़क निर्माण भी एक मुख्य मुद्दा है। दूरस्थ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां तक अभी सड़क नहीं पहुंच पाई है। प्रत्याशी कौन कौन है वो भी जान लीजिए। बीजेपी की तरफ से महिला प्रत्याशी हैं कमलेश जांगड़े, कांग्रेस की तरफ से हैं डॉक्टर शिव कुमार डहरिया। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। माना जा रहा है कि विजयपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और इस दौरान उनके साथ 15,000 कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा टिकट वितरण में अनदेखी को लेकर रामनिवास रावत नाराज है कांग्रेस पार्टी से। हालांकि बीच में खबर आई थी कि रामनिवास रावत की नाराजगी दूर हो गई है। आलाकमान से बातचीत के बाद मान गए हैं। दिग्विजय सिंह के साथ वो मंच पर नजर भी आए थे। दिग्विजय सिंह जब प्रचार कर रहे थे तो उनके प्रचार में शामिल भी हुए थे। लेकिन एक बार फिर से खबरें ये हैं कि रामनिवास रावत बीजेपी ज्वाइन करेंगे, वो भी 15,000 कार्यकर्ताओं के साथ। बहुत बड़ा झटका होगा चंबल अंचल में, ग्वालियर चंबल अंचल में अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक और झटका। सबसे मुख्य चीज़ है कि सभी कार्यकर्ताओं से बात करके, सभी की सलाह लेकर, सभी जनता से भी बात करके इस चीज़ का निर्णय आखिरी में वो क्या लेते हैं, कब लेते हैं, या तो उन्हीं से ही बात की जा सकती है। जांजगीर चांपा में तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग है। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। यहां पर ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है। कलेक्टर आकाश छिकारा ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण भी किया। कलेक्टर छिकारा ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। तो हमारे यहाँ क्योंकि 2 बैलेट यूनिट लगा है तो वीवीपैट दोनों बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट की कमीशनिंग पूरी कर ली गई है। और साथ ही साथ अगले आने वाले जो 4-5 दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसी अंदर हमारा जो 3rd ट्रेनिंग है पोलिंग पर्सनल की हमने वो भी रखी हुई है। हमारे पास जो तीनों कंप्लीट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ की मशीन्स का कमीशनिंग के बाद में उनका अभी स्ट्रॉन्ग रूम को सील कर दिया गया है। अब हमारे पास जो 2 आंशिक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनकी मशीन भी सख्ती का कमीशनिंग के होने के पश्चात में 2 मई तक आने की संभावना है। रायपुर से खबर, महादेव सट्टा ऐप मामले में आज पेशी होगी। गिरफ्तार 5 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। रितेश यादव, राहुल वक्ते, सतीश चंद्राकर, सुनील दमानी, इनकी पेशी होनी है आज। सुनील दमानी, सतीश चंद्राकर, राहुल वक्ते और रितेश यादव। 6 दिन की रिमांड खत्म हो रही है आज इन आरोपियों की, 5 आरोपियों की। 6 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद दोपहर में कोर्ट में पेश कर सकती है ईओडब्ल्यू की टीम। तो गिरफ्तार 5 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी है। महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ यह मामला रितेश यादव, राहुल वक्ते, सतीश चंद्राकर, सुनील दमानी की आज पेशी है। 6 दिन की रिमांड पर लिया गया था ईओडब्ल्यू की टीम की तरफ से और 6 दिन की रिमांड खत्म हो रही है। आज फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। हो सकता है ईओडब्ल्यू की टीम रिमांड और मांगे कोर्ट से पूछताछ करने के लिए। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान के बाद बोर के नतीजे जारी होंगे। 10 से 15 मई के बीच रिजल्ट जारी हो सकता है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी हो सकते हैं। बोर्ड ने पूरा मूल्यांकन कर दिया है। मूल्यांकन का काम पूरा हो चुका है। भ्रामक विज्ञापन मामले को लेकर रामदेव और पतंजलि की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब उत्तराखंड सरकार ने रामदेव बाबा की, पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। ये जानकारी उत्तराखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दी गई। उत्तराखंड सरकार की लाइसेंस अथॉरिटी ने सोमवार को प्रोडक्ट्स पर बैन का आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण कंपनी के लाइसेंस को रोका गया है। सबसे बड़ी जानकारी इसमें यह है कि जिन प्रोडक्ट्स के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं उसमें दृष्टि दवा भी शामिल है, जिसे बड़ी संख्या में लोग आंखों में डालते हैं।
धार की ऐतिहासिक भोजशाला में आज 40वें दिन भी सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे की समय सीमा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 8 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। एएसआई की टीम को 8 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया गया है सर्वे के लिए, जिसके बाद यहां पर सर्वे चल रहा है। हाईकोर्ट ने एएसआई को 4 जुलाई से पहले रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए। अब एएसआई 50 मीटर के दायरे में काम कर सकती है। आज मंगलवार को पूजा भी है और इसी के साथ ही सर्वे की प्रक्रिया भी जारी है। जस्टिस माननीय धर्माधिकारी जी और जस्टिस माननीय गजेंद्र सिंह जी की उपस्थिति में इसकी सुनवाई हुई है। उसमें मुख्य रूप से यह आया है कि एएसआई ने जो आवेदन दिया था कि उन्हें 8 सप्ताह का समय यहाँ के सर्वेक्षण के लिए और दिया जाए, तो भोजशाला का सर्वेक्षण के लिए 8 सप्ताह का समय एएसआई को प्रदान किया गया है। 2 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट एएसआई को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना है, जिस पर अगली सुनवाई 4 जुलाई तय की गई है। आज 40वां दिन है, चूँकि आज मंगलवार भी है तो मॉन्यूमेंट में अंदर की तरफ तो एक पक्ष का दिन है, तो आज अंदर तो सर्वे होना पॉसिबल नहीं है। बाहर की तरफ जो उन्होंने पश्चिम क्षेत्र में कल से क्लीनिंग और सफाई का काम शुरू किया है और जो ढाल कटाई का काम, लेवलिंग का काम चालू किया है, वो आज चल सकता है और अंदर जाएंगे तो पता लगेगा कि और वो क्या क्या चीज़ें अंदर करने वाले हैं। खबर राजनांदगांव से है, जहां रेलवे स्टेशन पर एक महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, जिसकी सूचना रेलवे सुरक्षा बल को मिली और फौरन लेडीज स्टाफ महिला की मदद के लिए जुट गई। महिला ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया है और फिर कुछ देर बाद 108 एम्बुलेंस के जरिए मां और नवजात को जिला सरकारी अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि महिला पैदापल्ली से रायपुर के लिए अहमदाबाद एक्सप्रेस से जनरल डिब्बे में सफर कर रही थी। प्रसव पीड़ा होने पर उसे राजनांदगांव के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतारा गया, जहां उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। वहीं पंजाब के लुधियाना में सोमवार शाम रेलवे ट्रैक पर 2 युवकों को गोलियां मार दी गईं, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। युवकों की पहचान गुरप्रीत सिंह और सुखप्रीत सिंह के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक करीब 6 गोलियां चलाई गई थी। घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें सफेद शर्ट में युवक गोली चलाते हुए दिख रहा है। घटना में एक गोली गुरप्रीत के पेट में और दूसरी जांघ पर लगती है और एक गोली सुखप्रीत को लगती है। गोलियां मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है और इसके लिए अब तक 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। पिछले साल रिकॉर्ड 55 लाख लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे, इसलिए कई बार व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थी। अब उत्तराखंड पुलिस और पर्यटन विभाग ने पहली बार 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की प्रतिदिन की संख्या सीमित कर दी है, जिससे व्यवस्थाएं ना बिगड़ें। जानकारी के मुताबिक एक दिन में 15,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम, 16,000 श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम, 9,000 श्रद्धालु यमुनोत्री तो 11,000 श्रद्धालु गंगोत्री में दर्शन कर सकेंगे। यानी चारों धाम में रोजाना 51,000 लोग दर्शन कर सकेंगे। पिछले साल 2023 में रोजाना 60,000 से अधिक तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। वहीं ऋषिकेश के बाद यात्रियों को रोकने के लिए बैरियर कस्बे तय कर दिए गए हैं। अगर कोई बद्रीनाथ जाना चाहता है तो उन्हें सबसे पहले श्रीनगर में रोका जाएगा। अगर दिन में 15,000 की संख्या पूरी हो गई है तो श्रद्धालुओं को यहीं रात बितानी होगी। तो इधर केदारनाथ धाम के श्रद्धालु भी श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, उखी मठ, गौरी कुंड में रोककर ही आगे बढ़ाए जाएंगे।